मॉर्निंग क्लास। आज का बिंदु है स्वतंत्र अभिव्यक्ति एवं व्याकरण संबंधी ज्ञान। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जो विचार हमारे मन में आता है उसकी संकल्पना में जो चिंतन चलता है तथा जिन्हें हम शब्दों और वाक्यों की सहायता से मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करते हैं उसे ही स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहते हैं। यहाँ पर अभिव्यक्ति का तात्पर्य विचार से है। अभिव्यक्ति का अर्थ विचारों के प्रकाशन से है। व्यक्तित्व के समायोजन के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अभिव्यक्ति को मुख्य साधन के रूप में माना है। इसके द्वारा मनुष्य अपने मनोभावों को प्रकाशित करता है तथा अपनी भावनाओं को रूप देता है। किसी विषय, वस्तु, दृश्य, घटना या वातावरण के संदर्भ में हम जो कुछ मौलिक ढंग से सोचते हैं उसे ही अभिव्यक्ति कहते हैं। स्वतंत्र अभिव्यक्ति भाषा की आवश्यक अंग है। इसकी सहायता से सहज ही भाषा में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। अब हम देखते हैं कि अभिव्यक्ति को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अभिव्यक्ति को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। अब हम देखते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति किसे कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति ही बोलना है। मौखिक अभिव्यक्ति में मानव अपने विचार, भाव तथा उद्गार को प्रकट करता है। जब व्यक्ति ध्वनियों के माध्यम से मुख के अवयवों की सहायता से उच्चारित भाषा का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को प्रकट करता है तब उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि अभिव्यक्ति का तात्पर्य केवल विचार से है। अगर हम अपने विचार कहीं पर भाषण के माध्यम से या वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे हम मौखिक अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का तात्पर्य केवल मुख से बोलने मात्र से है। जब हम अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो इसे ही हम लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति में यही अंतर है। जब हम अपने विचारों को मुख के माध्यम से बोलकर उच्चारित करते हैं तो वह मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। यदि अपने विचारों को हम लिखकर व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं तो वह लिखित अभिव्यक्ति की श्रेणी में आता है। हम देखते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। मौखिक भाषा अभिव्यक्ति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है स्पष्टता। डियर स्टूडेंट्स, मौखिक अभिव्यक्ति में स्पष्टता होनी चाहिए। यदि आप अपनी बातों को श्रोता के समक्ष घुमा फिरा कर कह रहे हैं तो वह आपके द्वारा कही गई बातों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बातों को घुमा फिरा कर नहीं कहना चाहिए। साफ साफ अपनी बातों को व्यक्त करना चाहिए जिससे श्रोता आसानी से आपकी बातों को समझ सकें। दूसरी विशेषता है स्वाभाविकता। वार्तालाप करने में स्वाभाविकता होनी चाहिए। बनावटी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप बनावटी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपको जो विचार होते हैं वह आपके विचार न होकर के बनावटी विचार लगते हैं। तीसरी विशेषता है मधुरता। आपकी वाणी में मधुरता होनी चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति में मधुरता होनी चाहिए। मधुरता में एक आकर्षक शक्ति होती है। मीठी बोली सबको अच्छी लगती है, इसलिए जब आप मौखिक अभिव्यक्ति करें तो उस दौरान आपकी वाणी में मधुरता अवश्य होनी चाहिए। चौथा बिंदु है बोधगम्यता। आदर्श वार्तालाप के लिए बोधगम्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बोधगम्य का तात्पर्य है जो आसानी से समझी जा सके। कठिन भाषा का प्रयोग वार्तालाप में नहीं करना चाहिए। साथ ही अप्रचलित शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। सर्वमान्य भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए जिससे श्रोतागण सरलतापूर्वक आपकी बातों को ग्रहण कर सकें। मौखिक अभिव्यक्ति की पांचवी विशेषता है शुद्धता। वार्तालाप में शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखना चाहिए। बोलते समय शुद्ध भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि आपका उच्चारण अशुद्ध है
तो श्रोतागण आपकी बातों को सुनकर समझ नहीं पाएंगे। छठवीं विशेषता है अवसरानुकूल। डियर स्टूडेंट्स, सदैव अवसर के अनुकूल ही बात या विचार प्रकट करने चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति में भाषा का प्रयोग अवसरानुकूल करना चाहिए। जीवन में आने वाले विभिन्न अवसरों जैसे हर्ष, उल्लास, शोक, दया, सहानुभूति और प्यार आदि पर भावों के अनुकूल ही उचित भावों की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। सातवीं विशेषता है प्रवाहिकता। प्रवाहिकता का तात्पर्य यह है कि प्रवाह कैसा हो। मौखिक अभिव्यक्ति में उचित प्रवाह होना चाहिए। उचित प्रवाह से तात्पर्य है कि बोलते समय एक ही सांस में सारी बात ना कह दें, अर्थात जल्दी जल्दी ना बोलें, क्योंकि ऐसा करने पर उसे कोई ध्यानपूर्वक नहीं सुन पाता। बोलते समय हमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग ध्यान से तथा यथास्थान पर करने चाहिए। तीव्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब हम तेज तेज बोलते हैं, तीव्र गति से बोलते हैं, तो वक्ता हमारी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं समझ पाते हैं। आठवीं विशेषता है शिष्टता। मौखिक भाषा में शिष्टाचार का ध्यान भी रखना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति में कर्कश शब्दों तथा लोकाचार के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। बालकों को यह बताना भी आवश्यक है कि वह बड़ों से किस प्रकार का व्यवहार करें और छोटों से किस प्रकार का व्यवहार तथा वार्तालाप करें। तो ये थी जानकारी मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताओं से संबंधित। अब हम देखते हैं कि शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का क्या उद्देश्य होता है। आखिर मौखिक अभिव्यक्ति क्यों कराई जाती है, किन उद्देश्यों को लेकर हम शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण के उद्देश्य का पहला उद्देश्य है छात्रों को वाक्य रचना का ज्ञान कराना। दूसरा उद्देश्य छात्रों को ध्वनि समूहों, शब्द, सूक्ति, लोकोक्तियाँ तथा मुहावरों का ज्ञान कराना। नेक्स्ट, छात्रों को अवसरानुकूल भाषा शैली का प्रयोग करने व आत्मविश्वास के साथ बोलने में निपुण बनाना, क्योंकि जब तक छात्र मौखिक अभिव्यक्ति नहीं करेंगे तब तक वह बोलने में निपुण या कुशल नहीं बन पाएंगे। पांचवा उद्देश्य है छात्रों को निसंकोच होकर अपने भावों व विचारों को व्यक्त करने के योग्य बनाना। ये सब बार बार अभ्यास के द्वारा ही संभव है। छठवां उद्देश्य छात्रों में भाषा एवं अभिव्यक्ति की विभिन्न शैलियों को सीखने की रुचि उत्पन्न करना। सातवां, छात्रों में स्वाभाविकता का विकास कर प्रश्नों का तत्काल उत्तर देने की क्षमता का विकास करना। आठवां उद्देश्य है छात्रों में भाषा सीखने और विभिन्न बातों की जानकारी करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करना। डियर स्टूडेंट्स, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही हम मौखिक अभिव्यक्ति का शिक्षण कराते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का उद्देश्य आपने देखा कि किन किन उद्देश्यों को लेकर हम छात्रों के मध्य मौखिक अभिव्यक्ति का अभ्यास कराते हैं। इस अभ्यास से ही अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से और धारा प्रवाह रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने में सक्षम बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने आज पढ़ा कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति किसे कहते हैं। स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अंतर्गत आपने मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति को देखा। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं जो होती हैं उनके बारे में आपने पढ़ा। विशेषताओं में आपने पढ़ा कि स्पष्टता, स्वाभाविकता, मधुरता, बोधगम्यता, शुद्धता, अवसरानुकूल, प्रवाहिकता और शिष्टता होनी चाहिए मौखिक अभिव्यक्ति में। उसके बाद आपने मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्यों को पढ़ा। इस बिंदु से रिलेटेड किसी भी प्रश्न के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्न के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।